दूरदर्शन उत्तराखंड की तरफ से आज इस वैज्ञानिक परिचर्चा में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम उत्तराखंड में ग्लेशियर जनित आपदाएं एवं उनके प्रबंधन विषय पर एक वैज्ञानिक परिचर्चा करेंगे और इस परिचर्चा में हमारे साथ उत्तराखंड के वरिष्ठतम वैज्ञानिक समुदाय को हमने आमंत्रित किया है, जो आज इस परिचर्चा में हमें उनके कारणों का विश्लेषण करने के में और उसके समाधान को आगे कैसे ऐसी आपदाओं के प्रबंधन में हम काम कर सकें, बेहतर तरीके से राज्य सरकार को सहयोग कर सकें, इस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। यहाँ उपस्थित प्रथम हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एमपीएस बिष्ट से, जो निदेशक यूसैक हैं, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर उत्तराखंड के सम्मानित निदेशक हैं। डॉक्टर डीपी डोभाल जी, जो हमारे पूर्व ग्लेजियोलॉजिस्ट वरिष्ठतम वैज्ञानिकों में से एक हैं, जिन्हें टाइम्स मैगजीन ने हीरो ऑफ द ईयर की संज्ञा भी दी थी। और इसी के साथ साथ डॉक्टर हमारे बीआर अरोड़ा सर, जो पूर्व निदेशक हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी हैं उत्तराखंड के और राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक होने के साथ साथ अनेक अंतर्राष्ट्रीय समितियों के सदस्य और संचालक रहे हैं। और ऐसे अनुभवी हमारे पैनल के साथ हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। थोड़ी भूमिका बताने के लिए मैं आपके संज्ञान में सभी के लाना चाहूँगा सर कि जैसा कि विदित ही है, 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जिले के ऋषिगंगा क्षेत्र में ऋषिगंगा नदी में रैणी गांव के पास एक प्राकृतिक आपदा हुई, जहां की हमारे ग्लेशियर के टूटने से बाढ़ की स्थिति हुई, बहुत मलबा आया और जैसा कि पता है आपको, काफ़ी जनहानि और हमारे रिसोर्सेज का जो वहाँ डैम था टूटा, नुकसान हुआ और आर्थिक नुकसान की तो हम गणना ही अभी तक पूरी नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके लिए विभिन्न एजेंसियां, राष्ट्रीय एजेंसियां, प्रादेशिक एजेंसियां खोजबीन में लगी हैं, उसके कारणों का विश्लेषण कर रही हैं, सही तथ्यों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। लेकिन साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनका भी ये मानना है कि पर्यावरणीय कारणों की थोड़ा ध्यान न रखे जाने या उनका पूरा पालन न हो पाने के कारण ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई। ऐसे में मैं आप तीनों लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोग अपने तरीके से इस घटना का कैसे विश्लेषण करते हैं और क्या बेहतर तरीके अपनाए जाने चाहिए। कृपया मैं डॉक्टर एमपीएस बिष्ट से सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के दृष्टिकोण से इस सारी घटना का, इस आपदा की व्याख्या करें। धन्यवाद। इस चर्चा में आपने हमको बुलाया और जैसा कि आप जानते हैं, ये हिमालय जो क्षेत्र है, ख़ास तौर पे हमारा जो उच्च हिमालय है, इसमें एक प्राकृतिक प्रक्रिया, जिसको मैं शुद्ध हिंदी में कहूँ तो उसको कहते हैं हिमीभवन, और वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया सतत चली आ रही है। उसमें मानव के दृष्टिकोण से किसी का उसमें बस नहीं। उस सतत प्रक्रिया के तहत ये जो है मास जो वहाँ पे एक्युमुलेट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्नो और आइस, जब वो धीरे धीरे करके हमारे पहाड़ के जो चट्टान हैं, उन चट्टानों की दरारों के अंदर धीरे धीरे करके रिस के जाता है, तो वो रिसने के कारण धीरे धीरे वो पानी रात को फ्रोजन कंडीशन में आ जाता है, जम जाता है। और जैसे पानी जम जाता है तो आप जानते हैं कि जैसे पानी जमता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण वो जो फ्रैक्चर्स हैं, जिन फ्रैक्चर्स में वो पानी गया था दिन में और रात को जम गया था, वो धीरे धीरे करके चट्टान की जो दरार है उसको चौड़ा करते जाते हैं। तो एक सतत प्रक्रिया है, इसको हम हिमीभवन कहते हैं, अंग्रेजी में फ्रॉस्ट एक्शन कहा। एंड जो तापमान इसमें बड़ा रोल करता है, डायरेनल टेम्परेचर वेरिएशन, इसके कारण ये घटनाएं यहाँ पे चली आ रही। बस सतर्क ये रहने की ज़रूरत है कि क्या हम इस प्रक्रिया, जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसके कितने नज़दीक जा रहे हैं, क्या हमें उससे दूर रहने की ज़रूरत है कि नहीं। इस सोच के साथ हमें आगे चलना चाहिए मेरे ख्याल से, और तब जाके हम किसी भी तरह का ये जो घटनाएं हैं जो आज हुई है, हो सकता है कि उन घटनाओं से हम थोड़ा सा सबक लेके आगे के कार्यक्रमों को चलाएं पहाड़ के लिए। जी धन्यवाद सर आपका। मैं अब डॉक्टर डीपी डोभाल सर से अनुरोध करूंगा कि इस प्राकृतिक ग्लेशियर जनित आपदा का अपने दृष्टिकोण से थोड़ा उसकी व्याख्या करें और हमें बताएं कि ये इसका क्या बैकग्राउंड, क्या कारण रहे। नमस्कार एंड थैंक यू। जैसे कि बिष्ट जी ने आपको थोड़ा बहुत इस बारे में बताया था, मैं थोड़ा इससे आगे बढ़ना चाहूँगा। अगर मैं हिमालय की बात करता हूँ, ग्लेशियर की बात करता हूँ, तो हमारे पास एक लगभग 10% जो है हिमालय का पार्ट जो है ग्लेशियर का है, जिसमें पक्की आइस है, जो ग्लेशियर है, रिवर ग्लेशियर बोलते हैं। और 40% जो है आपका स्नो कवर है, जो आपकी कच्ची स्नो होती है और स्नो हर बार जमा होती है, कुछ मेल्ट हो जाती है। तो अगर आपको 10% भाग में ये लगा हुआ है, और एक ये जो अगर आप मैं स्नो लैंड की बात करता हूँ, तो ये विंटर में स्नो लैंड आपको जो है करीब 1500 मीटर तक आ जाती है।
और धीरे धीरे पीछे जाती है। जो हमारी परमानेंट स्नो लाइन है वो लगभग आज 5000 मीटर पर है। ग्लेशियर हमारे स्टार्ट होते हैं 3800 से और 7000 तक मीटर तक इनकी एक एलिवेशन एक्सटेंशन हम बोल सकते हैं। ये चीज़ें हैं। तो इसमें ग्लेशियर एक डायनामिक बॉडी है, चाहे वो स्नो है, क्योंकि ये पहाड़ पर है, ढलान पर है, ये है। उसमें जो है आपकी टोपोग्राफी कैसी है, आपका क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल होता है। दो चीज़ में बहुत मानने वाली चीज़ है कि एक आपकी टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, दूसरा वहाँ क्लाइमेट कैसा है। तो ग्लेशियर में हमेशा एक एक्टिव जोन होता है। ग्लेशियर हम उसको डायनेमिक जोन बोलते हैं। हमेशा जो है ये चलता रहता है। जाड़ों में बर्फ़ गिरती है और गर्मियों में जो है मेल्ट होता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। ग्लोबल वार्मिंग से आजकल आपको जो है स्नो कवर कम हो रहा है या ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, दैट इज अनदर प्रोसेस। मैं सीधे इस पॉइंट पर आना चाहूँगा कि जो आप हमने जब पूछा कि ये आपदा कैसी हुई कैसे। ग्लेशियरों के साथ साथ हमारे पास जो है जो और एरिया होता है ढलान वाला एरिया, उसमें स्नो जमी होती है, जिनका स्लोप जो है 40 डिग्री से 50 डिग्री होता है, कभी कभी जो है 80 डिग्री तक पहुँच जाता है। कहीं कहीं उनको छोटा स्पेस मिल जाता है तो वहाँ छोटे ग्लेशियर बन जाते हैं, जिनको हम हैंगिंग ग्लेशियर बोलते हैं। तो जो है पहाड़ के ऊपर होते हैं, तो उसमें जो है सिर्फ मेल्टिंग कम होती है, एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है। लेकिन जो भी मेल्टिंग होती है तो हमारे जो हिमालय जो है एक यंग माउंटेन चेन है, इसमें कई सारी न्यूट्रेटिव एक्टिविटीज़ में चलती रहती है। हल्के फुल्के आपको अर्थक्वेक भी आते हैं, छोटे मोटे एक्टिविटी चलते हैं, जिससे रॉक्स में पहाड़ों में दरारें पड़नी शुरू हो जाती है। होता क्या है कि जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो पानी उसमें जमा होना शुरू कर देता है दिन के टाइम में। रात को जैसे ब्रिज ने कहा कि फ्रीज एंड थो की प्रोसेस होती है, तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबी प्रोसेस है। हो सकता है उसमें कोई बड़ा क्रैक डेवलप हुआ करके, अचानक क्रैक डेवलप होने से वो अपना भार वेट करने से वो नीचे गिरा। उसके ऊपर जो ग्लेशियर बना हुआ था हैंगिंग ग्लेशियर, वो उसके साथ नीचे आया। वो लगभग जो है जैसे कि कई वैज्ञानिकों ने या इवन बिस्टी जी ने बोला कि लगभग 200 मीटर की हाइट थी क्या करके। तो उसमें जो है रॉक भी टूटा, ग्लेशियर भी टूटा। नीचे जो आपका मेटेरियल था जिसको हम पेरी ग्लेशियर बोलते हैं, लूज मेटेरियल होता है, ग्लेशियर का छोटा मेटेरियल होता है, उसमें जो है डेब्रिज भी होती है, उसमें पानी भी होता है, जो स्नोफॉल होता है उसका पानी इसमें स्टोरेज होता है। तो एक प्रकार से आपका जमा हुआ सब्जी होती है, तो उसमें थर्स्ट मारा और बहुत सारी एनर्जी उसमें रिलीज हुई अपने आप में। तो जो एनर्जी एकदम से उसको मेल्ट कर दिया, उससे रोल्ड आउट हो करके, और हमारा पूरा स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप नीचे आ करके जैसे ही वैली खुली, सबसे पहले उसने अटैक जो है आपके ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पे किया। तो ये इसका एक कारण हम मानते हैं, जो हमने देखा और जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि पहाड़ों में ग्लेशियर में क्या क्या होता है करके, कौन कौन सी प्रोसेस वहाँ पर ज़्यादा डोमिनेट है क्या करके, उस विषय में मैं बोल सकता हूँ कि ये चीज़ें वहाँ पर हुई है। बहुत अच्छा सर आपने बताया वैज्ञानिक तरीके से, और उसकी बारीकी से आपने समझाने का एक बहुत अच्छी व्याख्या दी हमारे सामने। आपका धन्यवाद। मैं डॉक्टर BR अरोड़ा सर से अब अनुरोध करूँगा कि कृपया इस सारी घटना का विश्लेषण वो अपने वैज्ञानिक दृष्टि से कैसे करते हैं, कृपया हमारे सबके दर्शकों के सामने रखने का कष्ट करें। देखिए, अभी तक जो मेरे साथियों ने बताया उससे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि हिमालयन जोन जो है ये प्राकृतिक आपदाओं का एक घर है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं, जिसमें ग्लेशियर है। और अभी पिछले कई दशकों से हम इस बात पे ज़्यादा महत्व देने लगे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसके वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और उसका रिसेशन हो रहा है। अब हम लोग ये भी बात मानने लगे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन फैक्टर, बट इसके साथ साथ दूसरे कई फैक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा हिमालय जो है वो बिल्कुल यंग माउंटेन चेन है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब जैसे इस प्रेजेंट चमोली वाले क्षेत्र में जो हुआ है उसको देखें तो यहाँ पर जो तपोवन क्षेत्र है उसमें करीबन 10-12 साल पहले कुछ भूकंप के छोटे छोटे झटके आते थे, जिसको हम भूकंप नहीं कहते, अर्थक्वेक स्वाम कहते हैं, जो दिन में कई बार आते हैं और छोटे छोटे आते हैं। ये इस बात के सूचक होते हैं कि पृथ्वी के अंदर कहीं पर कुछ दरार पैदा हो रही है और उसके अंदर से फ्लो हो रहे हैं, वाटर फ्लो हो रहा है, उसका हो रहा है। तो ऐसी घटनाएं एक तरीके से पूर्वानुमान भी दे सकती हैं, बट इनका मॉनिटरिंग करना बहुत कठिन विषय है। मतलब कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 10,000 से ज़्यादा ग्लेशियर हैं, कौन से ग्लेशियर को किया जाए और कौन से को ना किया जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अब हमें इससे ये तो पता लग गया है कि आपदाएं हैं और आपदाएं आती रहेंगी, लेकिन इसको कैसे इनको फेस किया जाए ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे विचार से सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि जब हम जानते हैं कि कुछ सिंबल, एक तो ये है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इसमें आपका फिजिक्स चाहिए, आपको क्लाइमेट चाहिए, मेट्रोलॉजी चाहिए, फिजिक्स चाहिए। सबसे ज़्यादा महत्व जो हमें देना पड़ेगा कि हम ये मानते हैं कि ग्लेशियर्स आर डायनेमिक बॉडीज़, तो इसकी डायनेमिक्स को समझने के लिए और उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, इसको अध्ययन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और समय समय पर इस बात को महत्व भी दिया गया है कि ग्लेशियोलॉजी के लिए एक अलग सेंटर की आवश्यकता है। अब इसमें ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि कुछ चट्टान में दरार पैदा हुए और उसकी वजह से हैंगिंग ग्लेशियर गिरा और उसकी वजह से वो लेक और डेब्रिस जमा हो गई और रास्ते में पानी की रुकावट पैदा हुई, उससे झील भी बनी है। तो ये चीज़ें एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हिमालय में होती रहती हैं और इस बारे में हम लोग वैज्ञानिक दृष्टि से तो अभी कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन मैं शुरू में ही भी इस बात के लिए आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने प्रांतीय देश, अपनी उत्तराखंड सरकार का, कि केदारनाथ की जो हमारी आपदा हुई थी उससे सबक लेते हुए इस बार ही हमारी उनको डिसास्टर मैनेजमेंट की जो तैयारी थी वो काफ़ी अच्छी थी और हमने उसमें काफ़ी सफलता पाई। जी, आपका धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के माध्यम से ही इस ग्लेशियोलॉजी स्टडीज़ को करना बेहतर तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से संभव होगा। सर, इस वैज्ञानिक चर्चा में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और कुछ हमारे आज के महत्वपूर्ण तथ्य और बिंदु हैं जो हमने उपस्थित वैज्ञानिकों से पूछना चाहेंगे और उनका समाधान पाना चाहेंगे ताकि बेहतर प्रबंधन हो सके। सर्वप्रथम मैं MPS बिष्ट सर से पुनः आग्रह करूंगा कि कृपया सर बताएं कि 100% प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना तो नामुमकिन है, लेकिन न्यूनतम जनहानि हो, न्यूनतम आर्थिक हानि हो, न्यूनतम रिसोर्सेज का नुकसान हो, इसके लिए यूसेक की तरफ से अभी तक जो भी कार्य किए गए हैं और आगे भविष्य में इस तरीके की आपदाओं या केदारनाथ आपदा जैसी आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए जो भी तैयारियां की जा रही हैं, सर थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को कृपया जानकारी दें। देखिए, यूसेक एक यहाँ पे ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि विभिन्न विभागों को, लगभग 56 विभागों को अपनी सेवाएं प्रदत्त करता है और समय समय पे उपग्रह के माध्यम से, चाहे वो फॉरेस्ट फायर से संबंधित हो, चाहे भूस्खलन से संबंधित हो, चाहे वो PWD के या जल निगम के या इरिगेशन के प्रोजेक्ट से संबंधित हो, इन सारी चीज़ों को हम अपने उपग्रही आंकड़ों के माध्यम से समय समय पे सूचना एकत्रित करके शासन को हम उनके प्लानिंग और फर्दर फ्यूचर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए हेल्प करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका प्रश्न है कि कैसे इसको सतर्क किया जा सकता है, कैसे इसका प्रबंधन हो, जैसे कि इस क्षेत्र में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पे मैं अपने पर्सनल जो मेरा जीवन है, लगभग 35 साल का तजुर्बा है इस क्षेत्र का, और शायद वही तजुर्बे के कारण जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश सर ने मुझे कहा कि बिष्ट तुमको इसमें देखना है क्या हो रहा है, और समय समय पे मैं उनको सूचनाएं देता रहा, इन टाइम सूचना देता रहा, और उसके अतिरिक्त हम जो है भारत सरकार जो होम सेक्रेटरी हैं उनको भी मैं कम से कम 3 या 4 बार अपने प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ उसी कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे रोकथाम की जा सकती है, कैसे लोगों के आगे अलर्ट किया जा सकता है, कैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम वहाँ पे डेवलप लगाया जा सकता है, और कैसे हमारा एक सामूहिक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वहाँ पर जाके वो साइट पे जाके मॉनिटरिंग कर सकता है। तो ये बेसिक मेरी जो तैयारी थी यूसेक के माध्यम से, उसके तहत ये कार्यक्रम किया गया। जैसे कि मेरे आपको बता दूं मैं कि सूचना जैसे आई लगभग 7 तारीख को 10:30 बजे, तो 11 बजे मैंने अलर्ट किया और सबसे पहले अपने माननीय चीफ सेक्रेटरी सर और सेक्रेटरी सर आपदा प्रबंधन को अपनी तरफ से सूचित किया कि ऐसे ऐसे करके आ रहा है, और इसमें जो दिख रहा है मेरे को, जो मेरा अपना तजुर्बा है उस हिसाब से, जो क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन था कि एक्चुअली ये एवलांच है, किसी ने कहा स्नो कवर्ड, स्नो मेल्ट हो गया, किसी ने कुछ कहा, कि कन्फ्यूजन से क्रिएट हुआ। तो जैसे ही स्पेस का डेटा आया और हाई रेजोल्यूशन डेटा मैंने जैसे मंगाया अपने ग्लोबल नेट से, तो उसके बाद मेरे पास ऑथेंटिक था, डॉक्यूमेंट अपना था, उस ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के आधार पे शासन प्रशासन को, मीडिया में हम भले ना दें लेकिन शासन को हम अपनी तरफ से अवगत कराते रहेंगे, और वो हमने उनको अवगत कराया कि ये रौथी नाले के आधार पर समय से कार्रवाई करना संभव हो पाया। यह रौथी नाले में जो घटना हुई उसके ऊपर एक्चुअली एग्जैक्टली कौन सी रॉक से टूट के आया, कौन सा ग्लेशियर टूट के आया, या वो ग्लेशियर मास था या एवलांच था, जो कन्फ्यूजन लोगों को था। एनीवे, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब बात आती है कि कैसे इससे प्रोटेक्शन रखा जाए। यस, डेफिनेटली अभी चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। अभी मेरे पास
यूजेविनल के जो हमारे एमडी हैं उनका मैसेज आया है कि बिस साहब आपके साथ डिस्कशन करना है कि एंटिसिपेटरी अलार्मिंग सिस्टम कैसे हम सर्टेन प्रोजेक्ट साइट पे लगाना चाहेंगे। तो उसमें वो मेरी राय लेना चाह रहे हैं अपने शायद कि कल परसों में हमारी मीटिंग होगी और इसमें हम तय करेंगे कि उत्तराखंड के अंदर जहाँ जहाँ पे भी हमारे चाहे वो मनेरी वाली प्रोजेक्ट हो या दूसरे प्रोजेक्ट हो या नापता झाकड़ी हो, जितने भी हमारे उत्तराखंड के अंदर जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट के अपर कैचमेंट में अगर कोई ग्लेशियर में कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ है तो उनको मैं सेटेलाइट के माध्यम से उनको अपडेट करूँगा और अगर कहीं पे लगा कि कोई सेंसिटिव और कोई अलार्मिंग सिचुएशन है तो वहाँ पे हम चाहेंगे कि वहाँ पे कुछ हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। जी सर, धन्यवाद। आपने बड़ी अच्छी बात की। ऐसे सभी उत्तराखंड में अगर बड़े बांधों में एक पूरा चेन और सीरीज ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि पूर्व चेतावनी प्रणाली अगर हम लगा पाएँ तो आगे ऐसी वाली आपदाओं के लिए निपटने और उसके प्रबंधन में हमें बड़ी सहायता मिलेगी। धन्यवाद सर आपका। मैं डॉक्टर डी बी डोभाल से जानना चाहूँगा सर कि पूरा जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं इनमें ग्लेशियरों में जैसे अभी ये घटना देखने को मिली ऋषिगंगा, ऐसी ग्लेशियरों से संबंधित अन्य कौन कौन सी आपदाएं आने की संभावनाएं हैं और उनसे बचाव के लिए भविष्य में नुकसान कम से कम हो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न हमसे पूछा। एक्चुअली में जब हम ग्लेशियर की बात करते हैं, स्नो कवर की बात करते हैं हिमालय की, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं उन विषय में नहीं जाऊँगा, टॉपिक काफ़ी विषय ने डिस्कस कर लिया है। एक्चुअली में जब ग्लेशियर के जो हम अगर आपदा की बात करते हैं तो हमें 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे पास जो है एवलांच है, स्नो एवलांच, जो ग्लेशियर में अक्सर एक नेचुरल फिनोमेना है ये। तो आइस एवलांच और स्नो एवलांच, इनको हम कई बार क्लासिफाइड करते हैं उनके स्पीड से या उनके वॉल्यूम से या उनके स्ट्रक्चर से। तो एक तो हमारे पास स्नो एवलांच हो गया। दूसरी बात क्या है कि आजकल हमारे ग्लेशियर मेल्ट होते हैं क्योंकि जो हमें जो पानी मिलता है ग्लेशियर से उसका 70-80% पानी हमें सिर्फ स्नो से मिलती है, जो आपकी फ्रेश स्नो होती है। बाकी हमें जो है आइस से मिलता है। आइस इतना जल्दी मेल्ट नहीं होता है, वो धीरे धीरे उसका एक टेम्परेचर चाहिए क्यों, दैट इज ऑलवेज इन द फ्रोजन कंडीशन। तो उससे जो है पानी जो हमें मिलता है वो हमारे पास जो है जो हमें हमेशा पानी मिलता है एक पेरेंटल सोर्स है। स्नो आपके पानी आपका नदी में कितना आता है दैट डिपेंड ऑन योर स्नोफॉल। आप अच्छी स्नोफॉल है तो अच्छा पानी आएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारा हिमालय है, हिमालय का क्लाइमेटिक दृष्टि देखा जाता है तो इसमें मॉइस्चर सोर्स 2 हैं। एक आपका इंडियन मानसून है, दूसरा जो है वेस्टर्न डिज होता है। तो जो हमारा ये पार्ट है सेंट्रल हिमालय का पार्ट आता है, ये वाला पार्ट आता है, इसमें दोनों चीज़ें जो है बहुत ही डोमिनेट काम करती है। तो यहाँ पर इरोजन रेट हिमालय में एक एक्टिव जोन है हिमालय यंगस्टन, तो इरोजन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें आपके मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर आर डेब्री कवर। आप पहचान सकते हैं ये ग्लेशियर है, ये डेब्री का करे। जब ग्लेशियर पीछे चला जाता है वो डेब्री नीचे छूट जाती है, बगल छूट जाती है, तो उसमें बहुत सारे लेक्स बनते हैं, पॉन्ड्स बनते हैं। ग्लेशियर के ऊपर भी बनते हैं, ग्लेशियर के साइड भी बनते हैं, ग्लेशियर आगे भी बनते हैं। तो लेक बनने का एक हमारे पास एक जो है जो लेक कभी कभी ब्रस्ट होकर के लेक जो है आपको एक जैसे केदारनाथ के आपको पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, सिक्किम में है, नेपाल में बहुत सारे ऐसे जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स के एग्जाम्पल है। तो सबसे ज़्यादा डेंजर जो है ये है। उसके अलावा हमारे पास जो है रॉक फॉल का बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा क्या है कि वो जो हमारे पेरी ग्लेशियर एरिया होता है, जो नीचे वाला एरिया होता है, अल्पाइन जोन होता है, उसमें लैंडस्लाइड का बहुत मुश्किल ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक आपदा का घर जो बिष्ट ने बोला वो तो है ही, वहाँ पर आपदा हो जाते हैं। पर उस आपदा से बचने के लिए हमें जो है जो हम कर सकते हैं, हम इसको रोक नहीं सकते हैं पर हम उसको उससे बचाव कर सकते हैं। जैसे कि आपके पर्टिकुलर जो है ग्लेशियर मॉनिटर आपको बहुत ज़रूरी है और उसका रखरखाव करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा ग्लेशियर कितने मेल्ट हो रहे हैं, स्नो का हमारा स्नो कितनी गिर रही है, कितना उसमें मेल्टिंग हो रहा है, कौन कौन सी लेक बन रही है, लेक का जो है ग्रो हो रही है, श्रिंक हो रही है, लैंडस्लाइड कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, रॉक फॉल का कहाँ है, एवलांच के चोट कहाँ है। बड़ी अच्छी बात बताई। हाँ, ये चीज़ें जो है सबका आपका एक डेटाबेस होना चाहिए आपके पास। अब क्वेश्चन आता है कि हिमालय को पूरा आप कवर नहीं कर सकते, तो मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ आपका ये हाइड्रो प्रोजेक्ट जा रहे हैं, ये जहाँ कोई डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ जहाँ आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गांव बहुत ज़्यादा है, कम से कम उन वैल्यू को ले करके आप लें, उनमें देखें कि कितने ग्लेशियर आपको वहाँ पर है, एवलांच चोट कितने हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लेक कितने बन रहे हैं, क्या वो लेक छोटे बन रहे हैं, क्या लेक बड़े बन रहे हैं, अगर बड़े बने तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, और उसके भी हाँ प्रबंधन है। आप उस लेक को बड़े जो ग्रो कर रहा है तो उसमें भी उसको भी आप वॉश आउट कर सकते हैं, उसको खाली कर सकते हैं, रिलीज करा दें, रिलीज पानी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। तो ये चीज़ें ये हो जाए। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जी, बताएं। पर्टिकुलरली उत्तराखंड के या हिमाचल के हम
क्योंकि पानी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हम पानी का सदुपयोग कर रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। पर लेकिन जो हमारा DPR बनता है उसमें कभी जो है ग्लेशियर के बारे में नहीं होता है, जिक्र नहीं होता। जो हमारा पानी का सोर्स है बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमारे पास कितना पानी है, हम तो उसको सोच रहे हैं पानी है कि हमने कभी देखा नहीं वहाँ, क्योंकि वो एक आम लोगों का जाने का रास्ता नहीं है। हर लोग उससे वो से फैमिलियर नहीं होते हैं। ये पहाड़ी लोग होते हैं जो उनके नज़दीक हैं, ये साइंटिस्ट होते हैं जो वहाँ काम करते हैं। तो मैंने ये देखा कि जितने भी मैंने कई बार क्वेश्चन उठाया कि आपको इस रखना चाहिए, आप एक एकदम बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, भले ही छोटा प्रोजेक्ट है, रिवर रन ऑफ द रिवर है, बट आपके पास कितना पानी है ऊपर और उन ग्लेशियर की स्थिति क्या है, क्या वहाँ पर कोई लेक बन रही है, क्या वहाँ पर कोई अवलांच चूट है, अगर है तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उन सबकी जानकारी होंगे तो बेहतर उपाय करे जा सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से जहाँ आपको बहुत ज़्यादा डेंजर लगता है उस वैली को आप सेलेक्ट मत करो। जी, हमारा बांध बहुत सारी बनाने या वैली अन्य परियोजनाओं को बनाने के लिए अगर उसमें या उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे बीसी ने कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम कर दें, आप रिवर का डिस्चार्ज जो है कंटिन्यूस मेजरमेंट होना चाहिए, एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि यहाँ से पानी बढ़ जाएगा तो एक अलार्म बच जाएगा क्या करके, या लैंडस्लाइड हो रहा है तो अगर कोई लैंडस्लाइड होगा तो उसमें लैंडस्लाइड कितना इसमें मलबा आ सकता है, क्या रिवर को हमारा चोक कर देगा। तो ऐसी चीज़ें जो है हमें इसका बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो इन चीज़ों के ग्लेशियर को बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये हमारे केवल पानी के लिए नहीं है, पानी के उसमें हमारा पूरी साइंस पड़ी है उसके लिए, और उसके मिटिगेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए जो है आप कोई भी हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं पहाड़ों में, या काम आपकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, गाँव पॉपुलेशन है, कितने नज़दीक गाँव के नज़दीक है, तो कम से कम उनके रखरखाव के लिए ग्लेशियर की स्टडी होनी बहुत ज़रूरी है, और उसका एक सिस्टम बनना चाहिए, एक आपका डेटाबेस होना चाहिए जिससे आपको ऐसी आपदा न देखनी पड़े। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी बारीकी से इन सारी बातों का विश्लेषण किया और ये बताया कि विकास तो हो लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन भी साथ हो ताकि दोनों एक दूसरे के पूरकता रखते हों और एक दूसरे को सपोर्ट करें। शुक्रिया सर आपका। मैं डॉक्टर BR अरोड़ा सर से जानना चाहूँगा, सर आप जाने माने विशेषज्ञ हैं बहुत सारे क्षेत्रों के, खासतौर से जियोलॉजी के, तो सर बहुत सारे जियोलॉजिकल और भूगर्भीय और भौगोलिक कारण भी रहे, इसके पर्यावरणीय कारक भी रहे, क्लाइमेट चेंज फैक्टर भी रहे, तो इन चारों कारणों को समाहित करते हुए बताएं सर, ये जो घटना हुई ऐसी घटनाओं को भविष्य में ना होने दिया जाए, तो भूगर्भीय जियोलॉजिकल ये सारे कारण जो समाहित करते हुए इनका क्या एक समाधान प्रस्तुत करना चाहेंगे आप सर? देखिए, आजकल हम सबसे ज़्यादा ज़ोर जो दे रहे हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग पर। इसमें कोई शक नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ग्लेशियर्स एंड अदर थिंग, और हमें अब ये ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि 1 डिग्री टेम्परेचर या 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के कारण कितने ग्लेशियर किस रेट से मेल्ट होते हैं और उसके कारण क्या हैं। इस कारणों को जानने में हमें काफ़ी सफलता मिली है, लेकिन अब वो एक समय आ गया है जब हमें ये कार्य रियल टाइम में करने की आवश्यकता है। मतलब हम कोई डिसास्टर आए और उसके मिटिगेशन या उसके मैनेजमेंट के हिसाब से ना करके, अगर हमें कोई सूचक मिलते हैं कि ऐसा कोई लैंडस्लाइड हुआ है या ऐसी कोई अर्थक्वेक एक्टिविटी आ रही है, तो ये इस बात के सूचक हैं कि पृथ्वी के अंतरा में कुछ डायनामिज्म आ रहा है। और ये जो सरफेस मैनिफेस्टेशन है, ग्लेशियर रिसेशन एंड अवलांची एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इसकी ज़रूरत ये है क्योंकि अब हमारे पास सैटेलाइट माध्यम है जिससे हमें पूर्वानुमान हो सकता है कि कौन सी जगह पे क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, कौन सी जगह पे मूवमेंट हो रहे हैं, और हम उस जगहों पे ज़्यादा फोकस करें। और उसके लिए ज़रूरी है क्योंकि हिमालय बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब जैसे उत्तराखंड बड़ा भाग्यशाली है कि यहाँ पर यूसेक जैसा ही संस्थाएं हैं, तो ये जब ऐसी कोई सूचना या ऐसा कोई कारण पता लगें कि यहाँ पर कोई घातक घटना घटने वाली है, तो उसको रियल टाइम मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। और रियल टाइम मॉनिटरिंग में चारों चीज़ें आ जाएंगी। जियोलॉजी ऑफ द एरिया आ जाएगी क्योंकि टोपोग्राफी बहुत बड़ी है और हम जानते हैं कि हमारा हिमालयन रॉक्स जो हैं बड़ी फ्रेगाइल हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये भूगोलीय कारणों को भी देखें और साइंटिफिक कारणों को भी देखें कि क्यों ये इतने मूवमेंट हो रहे हैं। तो इसके लिए इंटरडिसिप्लिनरी और रियल टाइम नीड है मॉनिटरिंग करने की। बड़ी अच्छी बात की सर आपने। मैं इस परिचर्चा को एक अंतिम आयाम तक ले जाने के प्रयास करते हुए ये सब अपने दर्शकों और आपके भी संज्ञान में लाना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अभी नीति आयोग की बैठक, जिसको प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता कर रहे थे, उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय ग्लेशियोलॉजी संस्थान को स्थापित करने की मांग भी रखी है, मुद्दा रखा है।
पूर्व में भी 2009 में ऐसे सेंटर आपके यहाँ वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में स्थापित किया गया था तत्कालीन समय में। बाद में 211 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत भी किए गए थे। किसी कारणों से भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने उचित समझा कि उसका विलय कर दिया गया वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में। लेकिन मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड, जिसमें बड़ी संख्या में ग्लेशियर मौजूद हैं और बहुत कम संख्या में ग्लेशियरों का अध्ययन हुआ है, ऐसी स्थिति में जो नए संस्थान के बनाने की जो मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उससे उत्तराखंड में ऐसी आपदाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए बढ़िया रिसर्च और अच्छे प्रबंधन से हम अपने प्राकृतिक आपदाओं को बेहतर तरीके से निपट पाने में और अपनी जनहानि और आर्थिक हानि को रोक पाने में सफल होंगे। आप सभी का, दर्शकों का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमारे सम्मानित विशेषज्ञों का भी हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद।